मित्रों, रवीना प्रकाशन का कहानी समग्र प्रकाशित होकर 2022 में आया। ये मेरे संपूर्ण कहानियों का संग्रह है। मैं इसकी कहानियाँ कुछ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आइए कहानी पढ़ते हैं। दुख पर पल भर। सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही हरिनारायण ओमादित्य देवाय नमः कहकर सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और इसी तरह संध्या के समय भी डूबते सूरज को अपने मुख्य गेट से फिर प्रणाम करते हैं। इतना करके यह दिन भर आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। शायद ये प्रणाम लास्य की महती परंपरा का पालन करते हैं। उनका प्रणाम ही सक्रिय आनंद है। हरिनारायण दिन व रात के गर्भ में अपने जीवन दर्शन को मंगलायतन परंपरा से जोड़कर सदैव खुश और हर्षोल्लासित रहते हैं। सुबह उठकर प्रतिदिन की तरह अपनी दैनिक क्रिया पूर्ण करके चाय पीते हुए अखबार वाचन में जुट गए। आज कोई खास समाचार न पाकर वो अपने मोबाइल में फेसबुक को ऑन किया और आने वाले विचारों में खो गए। उनको लगा कि सुबह से ही रसोई में कुछ खटर पटर की आवाज़ के साथ भीनी खुशबू आ रही है। आज प्रातः से ही संजीवनी कुछ भूंज रही है। उसकी ही खुशबू पूरे घर में भर गई है। वह उत्सुक हुए कि संजीवनी ने आज सुबह से ही कौन सा पकवान बनाने का निर्णय लिया है। वह सोचने लगे कि आज तो कोई ऐसा वैसा कोई पर्व है नहीं। हाँ, होली अवश्य आने वाली है, किंतु उसे तो अभी 20 दिन का बाकी है। उनका फेसबुक में मन नहीं लगा। वह तत्काल उठकर रसोई की ओर बढ़ गए और जैसे तैसे हाल में बनी खुली रसोई के समीप पहुँचने लगे। वैसे वैसे उनकी खुशबू की पोथी में महक गहराने लगी। वह पहुंचकर हरिनारायण ने अपने को जैसे अपडेट कर लिया हो। संजीवनी ने हरिनारायण को सामने देखकर बड़े उल्लास से कहा, मैं आदि के लिए लड्डू बना रही हूँ। ये आदि उनकी एकलौती बेटी है जो इस समय दिल्ली में रहती है। वह अपने पति के साथ एक कंपनी में कार्यरत है। दोनों ही पति पत्नी खुश मिजाज हैं और जीवन की निरस्ता से दूर मधुरता में घुले हुए हैं। आदि का फ़ोन आया था कि मम्मी आप एक हफ्ते के लिए हमारे पास आ जाओ, मेरी मदद हो जाएगी, फिर होली से पहले चली जाना। हरिनारायण ने पूछा, किस समय आया था, तुमने बताया नहीं? रात में आया था, आप सो गए थे। उसके मतलब का लड्डू बना रही हूँ जिससे उसे फ़ायदा हो। ये दूसरा महीना है। आदि खाएगी तो उसके होने वाले बेबी को ताकत मिलेगी। ओह, नाना बनने का पर्व है। उसके लिए संजीवनी लड्डू बना रही है। अभी से संजीवनी के अंदर प्रफुल्लता फूट फूट कर प्रवाहित हो रही है। वह बहुत खुश थी कि हफ्ते भर के प्रवास में वह बेटी की खूब सेवा करेगी। बड़ी तेजी थी हाथों में, बार बार उलट पलट कर आटे को देसी घी में भूंज रही थी। हरिनारायण को आज मंगल उत्सव जैसा लग रहा था। संजीवनी का चेहरा पूर्णतः लाल हो चुका था और चमक में बहुत इजाफा हो गया था। आज गुलाबी रंग की गुलाबों से भरी मैक्सी बहुत खूबसूरत सी लग रही थी। लड्डू के लिए कुछ मेवा लाना है, वो बोली। क्या? बादाम, पिस्ता, मखाना, काजू, सौंठ ला दीजिए। लड्डू में मिलाना पड़ेगा। बगल वाली रेखा से कह दिया है, वो आकर बनवा देंगी। मुझसे तो होगा नहीं, वो बहुत मधुर सुघर महिला हैं। कोई बात कहो तो वह तुरंत करने को तैयार हो जाती है। अभी जाकर बाजार से ला दीजिए। ठीक है, रमेश को बुलाकर उसी के साथ चला जाता हूँ। हाँ ठीक है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसी के साथ मोटरसाइकिल पर जाकर ले आइए। रेखा रमेश की जोड़ी बहुत खूबसूरत है, बहुत भले लोग हैं। वह दोनों हरिनारायण के पड़ोस में ही रहते हैं। जब किसी कार्य की जरूरत होती है तो बहुत मदद करते हैं। फिर संजीवनी भी अब 65 साल की हो गई है और उस पर हार्ट की मरीज। इससे ज़्यादा काम होता नहीं, पर उसके उल्लास में कोई कमी नहीं है। वो अपनी बेटी आदि को बहुत चाहती है। आदि की शादी के अभी 2 ही वर्ष हुए हैं। जब उससे वह ससुराल गई तब से वह रोज़ाना फ़ोन में से 1 घंटे तक बात करने का सिलसिला चल रहा है। पूरे खबर नवेशियों की तरह घर का हाल चाल देती हैं और वहाँ का हाल चाल लेती हैं। कभी कभी हरिनारायण भूल जाते हैं कि इतना ससुराली बेटी से बात नहीं करना चाहिए, पर वह है कि मानती नहीं। संजीवनी जब तक रात में आदि से बात न कर ले उसे नींद नहीं आती। संजीवनी के दोनों बेटे पढ़ लिख कर बहुत दूर रोजी रोटी के लिए जा बसे हैं। वह तो केवल अपने पति हरिनारायण के साथ एक बड़े से मकान में रहती है। आदि पास में है। वह अपने पति के साथ आकर देखभाल करती रहती है। उसे बड़े मकान में अकेले रहने में उलझन होती है, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकती। ईरान से तुरान
बने मकान में कुनाचे भरती रहती है और टीवी सीरियल के साथ अपनी साझेदारी सुनिश्चित करती है। हरनारायण रमेश के साथ मेवा लेकर लौट आए। उस समय संजीवनी रेखा के साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह भी खुश थी। हरनारायण को आता देख दोनों चुप हो गईं। मेवा हाथों में लौट पोट कर बहुत ध्यान से देखा और रेखा को उसे कूटने के लिए दे दिया। हरनारायण अपने कमरे में चले गए। एक बड़ी खिड़की पर खड़े होकर खेतों की हरियाली देखने लगे, जहाँ 5-6 साढ़ गेहूं की फसल को बड़े मनोयोग से चर रहे थे। चिड़ियों का मंद स्वर पेड़ पौधों के कंधों पर बैठकर सुमधुर संगीत गाने में मगन था। हरनारायण विचार करने लगे कि यदि यहाँ संजीवनी को नहीं जाना चाहिए था। उनके पास ससुर सोचेंगे कि इन्हें अपनी बिटिया की बड़ी चिंता है, जैसे हम लोग इसका ख्याल ही नहीं रखते। वैसे भी शादी के बाद बेटी से कोई रिश्ता नहीं रह जाता, वह तो ससुराल की हो जाती है। वह गहरी व्यथा में डूब गई। संजीवनी की ममता को क्या कहूँ, वह लड्डू में जुटी पड़ी है। बन गया तो वह अपना अतिरेक प्रेम प्रदर्शित करने आदि के पास दिल्ली जरूर जाएगी। संजीवनी का बहुत छोटा सा संसार है, जिसमें उनके 2 बेटे और एक बेटी है। अपना संपूर्ण ममत्व इन्हीं तीनों बच्चों पर श्वेत समुद्र की लहरों की तरह उड़ेलती रहती है। अगर कोई भी घर पर आ जाए तो इनके लिए वो मात्र आलोचना का पात्र ही होता है। वो जम पर बखिया उधेड़ने की आदत में सिद्धहस्त हैं। वो चाहे जैसा भी हो, उनकी गिरफ्त में आ ही जाता है। हरनारायण सोचते हुए अपने बिस्तर पर लेट गए और सो गए। लगभग 2 बजे तक लड्डू बनाने का कार्यक्रम चला। दोनों महिलाओं ने मिलकर 70-80 लड्डू तैयार किए। संजीवनी अपनी अहमियत में गर्क हो चुकी थी। उनकी थोड़ी भोली चाल ढाल, हास्यजनक पहनावा अन्य महिलाओं से भिन्न रहता है। लड्डू को लेकर उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की बुद्धिमत्तापूर्ण चमक थी, पर थकी हुई वह क्षीण हो चुकी थी। कई घंटों के बाद उनकी अहमियत का ताप समापन हुआ। रेखा अपने घर जा चुकी थी और संजीवनी लड्डू को सुरक्षित रखने में दत्तचित्त थी। एक स्टील के बड़े कंटेनर में पूरे 80 गिनकर रखा। संजीवनी को घर के चूहों से सदा डर बना रहता था। कब ढक्कन को खोलकर बर्बाद कर दें, इसका डर सदैव रहता। ये नया मकान जुबान पर सदैव आलोचना का पात्र है। इनके ओपन किचन में, जो घर के घुसते ही हाल में बना है, कोई अलमारी नहीं, केवल किचन का संगमरमर का बना ढांचा है। इसी में सब सामान रखना है। फिर भी उन्होंने लड्डू को स्टील के कंटेनर में रख चुकने के बाद दोपहर के भोजन में खिचड़ी बनाया और हरिनारायण को जगाकर खिलाया। फिर विश्राम के लिए चली गई। शाम को गोदिल बेला में एक स्टील की प्लेट में एक लड्डू लेकर संजीवनी आई और देते हुए हरनारायण से बोली, एक ही आप भी लड्डू चख लीजिए, ज़्यादा नहीं दूंगी। आदि के लिए लड्डू कम पड़ जाएंगे। उसके स्वास्थ्य के लिए बनाया है, वो खाएगी तो जच्चा बच्चा स्वस्थ रहेंगे। लड्डू बहुत स्वादिष्ट बना था। हरनारायण को एक और खाने का मन था, पर वह मन महसूस कर रह गए कि संजीवनी ने मांग नहीं किया। बेटी को जो भेजना था कम न पड़े। सुबह उठकर हरनारायण बागवानी में निराई गुड़ाई करने चले गए। वो इस कार्य में रोज की समर्पित रहते हैं। संजीवनी जब से अमेरिका से लौटी है, तब से उसका सुबह के उठने का क्रम 8 बजे हो गया है। हरनारायण सुबह बागवानी का काम निपटा कर लौटे तो उन्हें देखते ही संजीवनी बोली, मैं दिल्ली नहीं जा रही हूँ। क्यों? आदि ने मना कर दिया है। अभी उसके साथ ससुर आए हुए हैं, वो चले जाएंगे तो बताएगी कब आना है। ठीक है, फिर चली जाना। आदि के पास यह लड्डू कैसे पहुँचेंगे, इसकी चिंता में संजीवनी व्यथित हुई। हाथ मुँह धोकर हरिनारायण जब नाश्ता करने बैठे तो संजीवनी ने फिर कहा, इसे क्यों न कोरियर से भेज दिया जाए। स्टील के डिब्बे के साथ तो बहुत वेट हो जाएगा, रुपए भी काफ़ी लगेंगे। इसमें रुपए की कोई बात नहीं, भेजना है तो भेजना है। संजीवनी की बात सुनकर हरनारायण नाश्ता करने के बाद उठकर अपने कमरे में चले गए। संजीवनी की बात मानना जैसे उनकी कैफियत हो गई। मानना तो मानना है, वरना हंगामा। वो अपने अध्ययन कक्ष में जाकर पढ़ने लगे। दोपहर ढला, सूर्योदय पश्चिम की ओर प्रस्थान करने लगे। आज मन कुछ भारी लग रहा था। इसी भारीपन से वो अपने बिस्तर पर लेट गए। इतने में गेट पर कालबेल बजी, आवाज़ आई, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। संजीवनी गुलाबी साड़ी में लिपटी चप्पल की फटफट आवाज़ करते दरवाज़ा खोलने के लिए लपकी। सुगम प्रवाह में दरवाज़ा खुला। सामने गोविंद अपने मुस्कुराते चेहरे अजीब समझदारी से उसने संजीवनी का पैर छुआ। खूब आनंद करो। कितने बजे चले थे? यही कोई 11 बजे। ट्रेन लेट हो गई। गोविंद, आज तुम्हें एक काम करना है, बताइए।
सर के पास बैठो, फिर बात करते हैं। गोविंद की मुखामृति सदैव मृदुलता और कोमलता से परिपूर्ण रहती है। कभी कभी उदासी के घेरे में वह विचलित हो जाता है। उसके अंदर न कोई घबराहट होती है, न उत्तेजना के कोई चिन्ह भी प्रकट होते हैं। वह इस परिवार को अपना परिवार ही समझता है और उदार शांत स्वभाव से ही व्यवहार करता है। वह एक गठीला तथा प्रिय व्यक्तित्व का धनी है। गोविंद सीधे हंसकर हरिनारायण के अध्ययन कक्ष में आकर चरण वंदन कर अनुमति पाते ही बैठ जाता है। कुछ ही क्षणों के उपरांत संजीवनी भी उन दोनों के सामने आकर बैठ जाती है। फिर तो लड्डू को कोरियर से भेजने की चर्चा आरंभ होकर एक लंबे ठहरे के बाद गोविंद निश्चित भाव से कहता है, कल कोरियर वाले से बात करके भेज दिया जाएगा। इस समय दिल्ली के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वह धरना और आगजनी तथा तोड़ फोड़ का माहौल काबिज है। लड्डू को पहुंचने में कुछ देर लग सकती है। कोई बात नहीं, पहुंच तो जाएगा। क्यों नहीं, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। यह तो सुनते नहीं, जब भी कोई बात कहो टाल जाते हैं, बार बार मेरे कहने पर नाराज़ हो जाते हैं। वो बोली, कल कोरियर ऑफिस खुलते ही बात कर लूँगा। बड़ी सरलता से को कहते हुए गोविंद मुस्कुराता है। गोविंद गंभीरता से सोचता है कि आंटी जी से मैं आदि के प्रति बहुत ममता भरी है और लड्डू से टपक रही है। क्यों न रसमय हो, माँ जो है ठहरी, ये तो प्रकृति की अद्भुत प्रदत्त विशेषता है। माँ है तो संपूर्ण परिवार आप पुष्ट रहता है। गोविंद शाम को वापस घर लौट जाता है। उससे संजीवनी ने बहुत प्रसन्न मुद्रा में हंस हंस कर लड्डू बनाने का बखान किया था और रेखा की भी सहयोग देने की जमकर तारीफ की। संजीवनी के पास 24 घंटे शब्दों का तैयार एक झुंड रहता है। जब भी कोई उसके समक्ष आता है वो अपने स्वर के बौछार से फड़फड़ाते हुए गड़गड़ाहट से फट पड़ती हैं। सामने वाला झुका हुआ बस हाँ में हाँ ही मिलाता रहता है। रात अदम बेग से गहराई गई। चारों तरफ अंधेरा, हर कोने में अटक कर मूल नृत्य करने लगा। अपनी भावना को समेटे हुए संजीवनी टीवी सीरियल को देखने के लिए अपने पाँव को समेट लिया और एक योग में चिपक गई। फिर उनको ये होश नहीं रहा कि बाहर में क्या हो रहा है या किचन में कौन डंडे पेल रहा है। इसी का फ़ायदा उठाकर घर के चूहे रसोई में कतर बेउस करने लगे। घर बाहर वाले चूहे किचन के मालिक हो जाते हैं। रात्रि के 8 बज चुके थे। हरिनारायण का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था तो पुस्तक को एक किनारे रखकर मोबाइल में से फेसबुक चलाने लगे। फेसबुक की दुनिया बड़ी जादुई दुनिया है। जो घुस गया वह गायब। मतलब यही कि घर के दोनों व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सावधानी घर खो गए। बाहरी स्वाभिमान का होश नहीं रहा। उधर चूहों ने रसोई की दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया। 4-5 फौजी चूहे थे मुस्तंड। लड्डू का स्टील कंटेनर जिसमें लड्डू सुरक्षित रहा जमीन पर लुढ़का दिया। ढक्कन खुला, वही बड़ी मात्रा में लड्डू बाहर आ गए। चूहे लड्डू पर्व मनाने लगे। पहले सबने खूब खाया। पेट भरने के बाद लड्डू उठाकर लकड़ी की अलमारी के पीछे छुपा कर रखाए। क्या गजब की प्रबंधन क्षमता थी इन चूहों की। कंटेनर आधे से ज़्यादा खाली हो चुका था। टीवी का सीरियल खत्म होते ही संजीवनी ने कमरे के बाहर कदम रखा। रसोई से कुछ खटर पटर की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो रसोई की ओर गई। चूहे सब छुप चुके थे। कंटेनर खाली होकर पड़ा था। संजीवनी ये सब देखकर भौचक्की रह गई। दुख पर पल भर उनके हृदय से व्यथित करुण क्रंदन की आवाज़ चीख निकली, जैसे कोई बिल्ली अकल्प पीड़ा में रोई हो। हाथों को मुंह से दबाकर कमरे में आ गईं। दरवाज़ा बंद कर कुछ देर सिसकती रहीं। फिर थोड़ी देर पश्चात वह निकली और हरिनारायण के समीप जाकर लड्डू खा जाने का वृत्तांत सुना दिया। फेसबुक बंद कर भी तेज चाल से जाकर संजीवनी के साथ देखा और वह भी किया क्या जा सकता है। संजीवनी सारे बिखरे लड्डू को एक एक कर समेटने लगी। थोड़ी देर अलमारी के नीचे अनगिनत लड्डू निकाले और आंखों में अग्नि चमक भरे बोली, जितना तुम सब अत्याचार करोगे मुझसे उतनी ईर्ष्या उत्पन्न होगी, जलन बढ़ेगी, उतना ही तुम सब पर कहर बरपा होगा।